हाँ, तो यहाँ पे थे, बोल रहे थे कि ये तीसरा कथन गलत क्यों है पता है? देखो पता है, ये तो पार्ट 2 है उस चैप्टर का, नगरीकरण का। ध्यान से पढ़ो क्योंकि 12th पीजीटी में ही ज़्यादा चांसेस हैं। द मार्बल पैलेस कलकत्ता के किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि नए शहरी संभ्रांत वर्ग के एक भारतीय परिवार द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। क्या है कि जो मार्बल पैलेस बनाया गया था वो बढ़िया तो था, लेकिन वो किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा नहीं बनाया गया था, भारत के ही एक शाही परिवार द्वारा बनाए गए में से एक थी। याद रहेगा? बिल्कुल। अब यहाँ पे है, विद्रोह और औपनिवेशिक शहर में नियोजन में क्या परिवर्तन आया, इसको बताना है। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश औपनिवेशिक शहरी विकास और सुरक्षा नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में पुराने कस्बों में इर्द गिर्द के चारगाहों और खेतों को पूरी तरीके से साफ कर दिया और सिविल लाइंस नामक एक पृथक शहर इलाकों का विकास किया। ये बिल्कुल सही है। आसपास जो था कस्बा उसको साफ करके और खेती वगैरह को साफ करके सिविल लाइंस नामक एक शहर का स्थापना किया। दूसरा, विद्रोह के अनुभव के बाद ब्रिटिश दृष्टिकोण में क्या आया? बदलाव आया। जब विद्रोह हुआ, अनुभव आया, तो इससे ब्रिटिश दृष्टिकोण में क्या आया? बदलाव आया। और वे देशियों को एक सुरक्षा खतरे के रूप में देखते थे, जिससे दूर वो अधिक सुरक्षित नस्लीय रूप से पृथक और सुनियोजित बस्तियों में रहना चाहते थे। ये भी सही है, क्योंकि वो विद्रोहियों को अनुभव के बाद देखें कि एक खतरा के रूप में देखते थे देसी लोग को, जिससे वो दूर और अलग होना चाहते थे। तो यही टाउन प्लानिंग में क्या आया? 1857 के बाद यही टाउन प्लानिंग में क्या आया? चेंजिंग आया। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। सिविल लाइंस, ठीक है, पृथक बस्ती। अब है कैंटोनमेंट, औपनिवेशिक छावनियाँ, जिसको क्या बोलते हैं? कैंटोन्स। इसकी विशेषता 19वीं सेंचुरी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा विकसित की गई जो छावनियाँ कैंटोनमेंट्स हैं, उसके बारे में आप लक्षण कौन सा सही है? ये छावनियाँ मुख्य शहरों से पूरी तरीके से अलग थलग थी और भौगोलिक रूप से मुख्य शहरी नेटवर्क से जुड़ी नहीं थी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कैंटोनमेंट्स होगा छावनी, वो मेन जगह से जुड़ा नहीं होगा, गलत यहीं पे पकड़ा गया। दूसरा तीसरा सही है। इन छावनियों में यूरोपीय कमान के अंदर भारतीय सैनिक को नियुक्ति किया जाता, बिल्कुल। किसको नियुक्ति किया जाता? भारतीय सैनिकों को, यूरोपीय नहीं। यूरोपीय कमान के अंदर भारतीय सैनिक। सुरक्षा और जीवन शैली के दृष्टिकोण से ये छावनियाँ चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि जैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस थी, बिल्कुल। सुरक्षा तो था ही यहाँ पे, और जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल के कारण यहाँ पे सड़कें चौड़ी थी, बड़े बगीचा थे, जहाँ पे परेड मैदान, चर्च, ये सभी सुविधा आपको दिखाई पड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सही है। तो हो गया ये छावनी कैंटोनमेंट्स के बारे में समझ में आ गया। कैंटोनमेंट्स कैसा था? चौरंगी में बताए थे। चौरंगी किस वास्तुकला में बनी थी? तो पल्दियन शैली में बनी थी। चौरंगी क्या था? तो मैदान के पूर्व किनारों पर बने अंग्रेजों के अधिकांश निजी मकान। चौरंगी क्या है? जो मैदान है उसके पूर्व किनारे पे बसे अंग्रेजों का निजी मकान, इसको चौरंगी बोलते हैं। ये पैल्डियन शैली में बना था। इन मकानों में गर्मियों के मौसम से बचने के लिए खंभों के सहारे बरामदे का उपयोग किया जाता, ठीक है। अमीर भारतीय एजेंट और बिचौलिए ने बाजारों के आसपास किस क्षेत्र में अपने परंपरागत ढंग से ढलानी मकान बनवाए थे? तो अमीर भारतीय एजेंट और बिचौलिए बाजार के आसपास, ये ब्लैक टाउन में अमीर भारतीय एजेंट और बिचौलियों ने, वाइट टाउन में तो हो नहीं सकता, वो लोग कहाँ पर रहेगा? ब्लैक टाउन में ही तो रहेगा। अमीर भारतीय एजेंट और बिचौलिया लोग जो था वो बाज़ार के आसपास ब्लैक टाउन में पारंपरिक दालानी मकान बनवाए थे, जिसमें समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए मंदिरों का भी निर्माण कराया।
ये भी लाइन सही है स्थापित करने के लिए। लाइन याद कराए थे। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने नेटिव्स को, देशियों को खतरे से दूर केवल गोरों को बसाने के लिए किस नए क्षेत्र को विकसित किया? गोरों को बसाना था। ब्लैक टाउन होगा? नहीं ना, इसमें अमीर था, बिचौलिया था, दलाली मकान था, और यहाँ पे मंदिर भी स्थापना कर दिया अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। सिविल लाइन्स होगा क्या? सिविल लाइन्स ही होगा। क्या होगा? सिविल लाइन्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिविल लाइन्स ही होगा। पुरानी बस्ती होगा क्या? मार्बल पैलेस होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो विद्रोह से बचाने के लिए गोरों के लिए सिविल लाइन्स बसाया गया। क्या? सिविल लाइन्स। तो सिविल लाइन्स का मतलब समझ में आ गया। 1857 के विद्रोह के बाद, ऐसे भी सिविल सेवल परीक्षा में 1857 का विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है। 1857 का रिवॉल्ट सुरक्षित और पृथक रखने के लिए सिविल लाइन्स के नाम से शहरी इलाकों को विकसित किए गए, जिसमें केवल अंग्रेज गोरों को ही बसाया जा सका। कलकत्ता में नहीं, शहरी संभ्रांत वर्ग के एक भारतीय परिवार द्वारा बनाई गई भव्य इमारत किसके? मार्बल पैलेस। आपको पता है ना, मार्बल पैलेस किसके द्वारा बनाई गई? भारतीय परिवार द्वारा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसी मार्बल पैलेस को संगमरमर महल से जाना जाता है। आपको ये याद रखना था, ये भारतीय के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब ये पेज से दिखाई दे रहे मंदिर का निर्माण जमींदार एक थे गोविंद राम मित्र ने कराया। एक मंदिर है जिसका निर्माण गोविंद राम मित्र ने कराया, जिसे जो ब्रिटिश है वो ब्लैक पगोडा कहते थे। वो कौन मंदिर था? तो यहाँ पे जो टेम्पल था वो चितपुर बाजार मंदिर, नवरत्न मंदिर, इसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है। कौन बनाया था? गोविंद राम मित्र, जिंदा गोविंद राम मित्र। चित ब्लैक पगोडा, चित ब्लैक पगोडा, ऐसे गलत बात। चित ये हटाओ, चितपुर बाजार मंदिर, नवरत्न मंदिर, गोविंद राम, ब्लैक पकौड़ा। याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। अंग्रेजों ने भारतीय हिल स्टेशन पर्वत सैरागाहों की स्थापना और बसावट सबसे पहले किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो यहाँ पे ब्रिटिश सेना की ज़रूरत और सुरक्षा करने के लिए। पहला हिल स्टेशन के अनुसार हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। यह स्थान फौजी को ठहराने, संसद की चौकसी करने और दुश्मनों के खिलाफ हमला करने के लिए इम्पोर्टेंट थे। गोरखा युद्ध पता है? गोरखा युद्ध हुआ था। इसके दौरान अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध हिल स्टेशन की स्थापना की? तो शिमला। गोरखा युद्ध के दौरान शिमला। गोरखा युद्ध कब हुआ था? सुगौली की संधि के समय, सुगौली की ट्रीटी के समय। ठीक है, अठारह सौ 60-70 के दशक में औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारतीय शहरों में सख्त सफाई, वाटर सप्लाई, वाटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करने के लिए कड़े प्रशासनिक उपाय क्यों लागू किए? ये चीज़ क्यों लागू किए? तो ब्लैक टाउन से बीमारियों फैलने के डर और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। अच्छा, इसको लगा कि ब्लैक टाउन से कहीं वाइट टाउन में ये चीज़ ना आ जाए। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा मंदिर आपको याद है ना? कलकत्ता में किस जमींदार ने निर्माण किया? गोविंद राम मित्र ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो चितपुर बाजार में कौन मंदिर था? नवरत्न मंदिर, गोविंद राम मित्र। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा। अंग्रेजों ने भारतीय हिल स्टेशन में
यह स्थापना का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सेना की जरूरत और सुरक्षा व्यवस्था। वहाँ पे ये वाला आपको लगेगा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये गलत है। चाय कॉफ़ी को बढ़ावा देना ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान की गई थी? तो शिमला। 1835 में दार्जिलिंग सिक्किम राजाओं से छीन लिया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखोगे। काम 35 कर दिया गया दार्जिलिंग का। ठीक है, अच्छा ये तो हम बता ही दिए कि अंग्रेज़ों ने 1870 के दशक में भारतीय शहरों में भूमिगत पाइपलाइन ये सब क्यों किया, नगर निगम वाला काम? तो उन्हें भय था हैजा प्लेग जैसी महामारी का, ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में इंटर न हो जाए। अब यहाँ से जो भी सवाल बनेगा यहाँ से, ब्रिटिश शासन के दौरान पता है ना, जॉन लॉरेंस ने शिमला को अपनी काउंसिल में स्थानांतरित किया, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। कब? 1864 में। 64 अपना चौखट कहाँ तक सटा लिया? 64 से जो चौखट था अपना सटा लिया शिमला तक। रेलवे के आगमन में हिल स्टेशन के सामाजिक स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया? जैसे ही रेलवे आया तो हिल स्टेशन का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो गया? तो ये पर्वतीय सैरगाही उच्च और मध्य वर्गीय भारतीय जैसे महाराजा, वकील, व्यापारी के भी पहुंच में आ गए। रेलवे आने लगा ना, तो पहले यहाँ पे तो हिल स्टेशन किस लिए बनाया गया था? सेना के लिए। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, भगाने के लिए कहीं नहीं, केवल सेना प्लस सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे ही रेलवे आया तो यहाँ पे जो अमीर व्यापारी लोग हैं, जैसे अभी घूमने जाता है रेलवे सब, वो भी लोग पहुँच गए। तो हिल स्टेशन में अब ब्रिटिशर्स की जगह जगह कौन पहुँच गए? भारतीय लोग भी पहुँच गए। कौन पहुँच गए? भारतीय लोग भी पहुँच गए। अब ये स्टेटमेंट देखना है, हिल स्टेशन के ऊपर है, कौन स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहला, हिल स्टेशन के उद्भव और विकास के संदर्भ में कथन चुने। ब्रिटिश शासकों ने हिल स्टेशन के ठंडे जलवायु को अपने स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद माना, क्योंकि ये यूरोपीय जलवायु आदि मैदानी इलाके में गर्मी की बीमारियों जैसे हैजा, मलेरिया का मुख्य स्रोत मानते थे। बिल्कुल सही है। हिल स्टेशन की स्थापना एक तो था सुरक्षा और एक सैनिक जरूरत। हिल स्टेशन की स्थापना का विकास का एक मुख्य कारण सैन्य आवश्यकताओं से भी जुड़ा था। बिल्कुल, जहां सेना की टुकड़ी को रखने के लिए छावनियां बनाई गई और सैनिकों को बीमारी से बचाने या इलाज के लिए सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया गया। बिल्कुल, हिल स्टेशन आपको कई बार फंसाएगा कि हिल स्टेशन को बनाने का उद्देश्य क्या बागान था, चाय बागान नहीं, केवल सुरक्षा प्लस सेना ही था। 1864 में आपको पता है 1864 में आपको पता है कि अपना काउंसिल को जॉन लॉरेंस जो है शिमला स्थापित कर दिया। शिमला ब्रिटिश काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई, जहाँ पे ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के आधिकारिक आवास भी बना। तो ये भी ठीक है। हिल स्टेशन पर यूरोपीय लोगों ने अपने घर जैसे परिवेश को याद करते हुए यूरोपीय स्थापत्य शैली जैसे कि एंग्लिकन चर्च, विला, कॉटेज में बस्तियां बसाएं, ताकि वे अपने सामाजिक जीवन को जारी रख सके, सोशल स्ट्रक्चर को। बिल्कुल, वहाँ पे क्या हुआ, जो यूरोपियन स्ट्रक्चर है उसको भी बसाया, ताकि जो है अपने घर जैसा परिवेश को वहाँ पे महसूस कर सके। तो ये भी सही है। फिर बोलना ये 5 वाला ही देखिए, जो स्टेटमेंट है गलत है। जैसे ही रेल आया तो रेल आगमन और चाय कॉफ़ी के बागानों की स्थापना से
इन पहाड़ी क्षेत्रों का पूरी तरीके से लोकतांत्रिकरण हो गया, जिससे यह क्षेत्र, कौन क्षेत्र, हिल स्टेशन की बात हुई, इससे यह क्षेत्र यूरोपीय लोगों के सरगा न रहकर केवल आम भारतीय मजदूर और मैदानी इलाके के आम लोगों का विश्राम का मुख्य केंद्र बन गया। देखो ये जो पॉइंट है पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। यहाँ पे लोकतांत्रिकरण हुआ रेलवे के आने से, रेलवे के आने से हिल स्टेशन पे लोग पहुँचे, लेकिन यहाँ पे जो शब्द बोल रहा है आम लोग, आम लोग नहीं पहुँचा, आम लोग नहीं पहुँचा, जो अमीर लोग हैं वो रेलवे से यहाँ पहुँचने लगे। क्या बोल रहे हैं हम कि जो अमीर लोग हैं वो रेलवे से यहाँ पे पहुँचने लगे, वो रेलवे से यहाँ पे पहुँचने लगे, वो रेलवे से यहाँ पे पहुँचने लगे। ठीक है, चलिए तो याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इस पेज से औपनिवेशिक शहरों ने नए सामाजिक समूह को उभरने का मुख्य कारण क्या था? औपनिवेशिक शहर में नए सामाजिक समूह किस लिए उभर रहे थे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो नए परिवहन साधनों और रोजगार के आधुनिक अवसरों का विकास। जो नया परिवहन साधन है और रोजगार का जो आधुनिक अवसर है उसका विकास हुआ, इसी कारण। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो दिया है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे? ये नए परिवहन साधन मतलब रेलवे, और आधुनिक अवसर मतलब उद्योग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब आने लगा। अमार कथा यानी मेरी कहानी किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा? अमार कथा विनोदिया दासी की, विनोदिया दासी की। फिर यहाँ पर है औपनिवेशिक शहरों में महिलाओं की बदलती स्थिति को लेकर जो पारंपरिक रूढ़िवादी में क्या भय था? क्या भय था कि महिलाओं की शिक्षा से सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में आ जाएगा। यही ना कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये सवाल, स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसे बनाने में विनोदिया दासी का प्रमुख भूमिका था? थिएटर कौन देखा? थिएटर आईएनसी में देखा। थिएटर में भी किसको देखे? कांग्रेस को देखे। समझो 83। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टार थिएटर वाला, 83। अब यहाँ पे देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय शहरों में आए सामाजिक बदलाव के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। पहला गलत है। नए शहरों में परिवहन के आधुनिक साधन जैसे कि ट्राम और बसों के आगमन से कामकाजी स्थल और निवास स्थल के बीच दूरी कम हुई, जिससे संयुक्त परिवार को बढ़ावा मिला। नहीं, अब जब गाड़ी उड़ी आने लगा तब लोग अकेले भी रहने लगा, संयुक्त परिवार नहीं होगा। क्लर्क, शिक्षक, वकील और डॉक्टर जैसे नए व्यवसायिक वर्गों का उदय औपनिवेशिक प्रशासन के समक्ष समाज के सरकार के जनमत को व्यक्त करने का नया रास्ता खोल गया। बिल्कुल, मध्यम वर्ग तो नया रास्ता खोलेगा ही। तत्कालीन समाज में सभी पारंपरिक सुधारकों ने बिना किसी संकोच के महिलाओं के सार्वजनिक जीवन जैसे रंगमंच, फैक्ट्री और शिक्षण संस्थाओं में भागीदारी का पूर्ण समर्थन करेगा? कभी महिलाओं का पूर्ण समर्थन करेगा? कभी नहीं ना। फिर है ये फोर्थ स्टेटमेंट, विनोदिया दासी, पता है ना, बंगाली में एक रंगमंच प्रस्तुत किया अपनी आत्मकथा जिसका नाम है अमार कथा मेरी कहानी। इसमें तत्कालीन जो सत्तात्मक समाज था उसके प्रतिरोध और संघर्ष को बताता है। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें प्रतिरोध और स्ट्रगल को बताता है।
इसमें क्या बताया गया आत्मकथा में? यही बताया गया पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन। विनोदी में क्या बताया गया है? तो उसमें 1910 से 30 के बीच में 13 के बीच में प्रकाशित हुआ। इसमें अमर कथा में वही सामाजिक स्थिति बताया गया पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में। अब ये पेज से जो भी सवाल है, 19वीं सदी के आखिरी में काली घाट पेंटिंग क्या है? कौन पेंटिंग? काली घाट में किसको दिखाया जाएगा? तो महिला का जो बदलता प्रभाव है, महिला एक काली बन सकती, वो भी दिखाया गया है, जिससे पुरुषों में क्या हुई? बेचैनी हो। ठीक है, इसमें जादूगरनी के रूप में दिखाकर पुरुषवादी चिंता को भय व्यक्त किया गया। अब ये देखो, ये वाला औपनिवेशिक काल के दौरान ग्रामीण इलाकों के गरीब और कामगार लोग शहर जैसे कलकत्ता की तरफ क्यों आकर्षित हुए? तो रोजगार की उम्मीद में। ठीक है, रोजगार की उम्मीद में। मछुआरे की नज़र से दिए गए लोकप्रिय गीत के अनुसार कलकत्ता शहर में आने के बाद लोगों की सामाजिक व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ी? तो मछुआरे की नज़र में जो जब शहर में आए तो शहर में कोई जात पात देखता है? हम ही तो बोल रहे थे कि एक जाति है पटेल, तो राजपूत में भी शादी कर सकता है कि नहीं? तो ये कम पढ़ने लगे, बड़े छोटों का भेद भूलकर अंग्रेजी अपनाने की कोशिश करने लगे। यही चीज़ है। ठीक है, छोटा बड़े आदमी सब से बाहर निकलकर ख़त्म। मछुआरा क्या बता रहे थे कि बड़े आदमी साहब बाहर करके जात पात झापर मार के बोलते अंग्रेजी में बात कर। ये शहर में होने वाले आधुनिक समाज और बदलाव को बता रहा है। केवल दो औपनिवेशिक शहरों में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन इस पर विचार करें? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महिलाओं के घर में की चार दीवारी से बाहर निकलने और फिल्म कलाकार जैसे नए व्यवसाय में प्रवेश करने के सामाजिक रूप को तत्कालीन पूर्ण सम्मान, अरे महिलाओं को नहीं देगा पूर्ण समर्थन। काली घाट का पेंटिंग क्या बता रहा है? काली घाट का जो लोकप्रिय पेंटिंग है इसमें महिलाओं को जादूगर निवेश के रूप में दिखाया है कि वो पुरुषों को भेड़ बनाते हुए दिखाया गया है, जो स्त्री सत्ता के बढ़ते प्रभाव के प्रति पुरुषों की चिंता व्यक्त कर रही है। ये अच्छा सवाल है। ये जो काली घाट की पेंटिंग है, ये देखो, ये जादूगरनी है, ये महिला पुरुष को भेड़ बना रही है। अब ये वाला औपनिवेशिक काल के दौरान शहरों की ओर पलायन करने वाले मेहनत कश गरीब और प्रवासी के जीवन के संबंध में आप कथन पर विचार कीजिए। अधिकांश पुरुष प्रवासी शहरों की ओर जीने की अत्यधिक लागत पर अंकुश रखने के लिए अपने परिवार को गांव में ही छोड़कर आते थे। बिल्कुल सही है, अधिकांश पुरुष क्या करते हैं? अब बताए थे रेलवे आ गया तो जॉइंट फैमिली चलेगा क्या? नहीं, सिंगल चलेगा, तो छोड़ के आते। अभी भी ऐसा होता है, छोड़ के ही आते हैं अपने परिवार को। नौकरी की अनिश्चितता और महंगे आवास के बावजूद शहरी गरीबों ने अपनी एक अलग जीवन शहरी संस्कृति रच ली थी, जिन्हें लोग रंच मन के लिए भारतीय यूरोपीय स्वामी की प्रशंसा की जाती। गलत। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? गलत बुझा रहा है। प्रशंसा कैसे किया जाएगा स्वामी की? शुरुआत में कलकत्ते में मछुआरे क्वार्टर जेलपारा में प्रचलित जो लोकगीत था वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और औपनिवेशिक प्रभाव के प्रति आम जनता की सजगता को दर्शाता है। बताया था ना, मछुआरे क्या बता रहे थे उस समय जो सोशल में बदलाव हो रहा है कि जो ऊंच नीच है इसको ख़त्म करो, इंग्लिश की ओर बढ़ाओ, झुकाओ, भाषा की ओर झुकाओ। ठीक है,
सेकेंड वाला में क्या है, हालांकि गरीबों ने एक जीवंत शहरी संस्कृति यानी कि धार्मिक त्यौहार, तमाशों और स्वयं आदि की रचना की थी, लेकिन इनमें वो भारतीय और यूरोपीय स्वामी की प्रशंसा नहीं करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। अच्छा, ये लोग गरीब लोग अपना एक गाना उना बना लिया, त्यौहार बना लिया, तो उस तमाशा स्वयं आदि सब बना लिया जीवन शैली को दिखाने के लिए, लेकिन उनमें उसका मजाक उड़ाया करते। जैसे गरीब का कोई मजाक उड़ाएगा तो गरीब भी मिल के मजाक उड़ा दिया, सेम बात हो गया। अब यहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में एक व्यापारिक चौकी की स्थापना किस वर्ष की? 1639 में मद्रास में व्यापारिक चौकी। औपनिवेशिक मद्रास में व्हाइट टाउन का केंद्र बिंदु कौन सा किला बन गया था? व्हाइट टाउन मद्रास में पहले व्हाइट टाउन बना। फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसका स्थापना 1639 में हुआ, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाइट टाउन का केंद्र कौन बन गया? तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर से जो संगमरमर महल था या फिर मार्बल महल था, किसने बनाया? तो भारतीय के जो अमीर लोग थे उसने बनाया। फिर से आपको जो 1857 के बाद क्या चीज़ बनाए, तो लोग सिविल लाइंस बनाए अपनी सुरक्षा के लिए। फिर सैनिक सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य के लिए क्या बनाया? तो हिल स्टेशन बनाया। ये सब ठीक है। किले के भीतर रहने का फैसला किस मुख्य आधार पर लिया जाता था? कि आपका रंग क्या है और धर्म क्या है, व्हाइट ब्लैक। जो नया ब्लैक टाउन बना था वो मुख्य रूप से किन लोगों को बसाने के लिए बना था? नया ब्लैक टाउन बुनकर, कारीगर, बिचौलिया, दुभाषी। ऐसे तो बिचौलिया तो था ही पहले पुराना ब्लैक टाउन में, ठीक है। 18वीं सदी के पहले दशक में पुराने ब्लैक टाउन को क्यों ढा दिया गया? तो किलों के चारों तरफ सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए। पुराने ब्लैक टाउन को इस कारण हटा दिया गया क्योंकि ब्लैक टाउन से इनको खतरा था नो मैन लैंड में, ये खुला क्षेत्र में, क्योंकि अपनी सुरक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा सके। औपनिवेशिक काल में मद्रास के नगर नियोजन और सामाजिक पृथक्करण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पट्टनम में व्यापारिक चौकी की स्थापना के लिए स्थानीय तेलुगु सामंतों और कालाहस्ती के नायकों से बसने का अधिकार खरीदा था। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही है। जो मद्रास में बसा 1639 में, तो जो ज़मीन खरीदा गया वो तेलुगु सामंतों से खरीदा गया था, ठीक है। फिर दूसरा बात है, 1761 में फ्रांसीसी से हार के बाद मद्रास में अंग्रेजों की राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व में कमी आई और भारतीय व्यापारी की स्थिति मजबूत हुई। अब ये स्टेटमेंट क्या पूरी गलत है। मद्रास में क्या हुआ? फ्रांसीसी लोग हारा, जिससे ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बढ़ा और भारतीय व्यापारी की हैसियत कम हुई, क्योंकि टीपी लोग भारतीय व्यापारी को संरक्षित कर रहा था फ्रांसीसी से, ठीक है। तो तीसरा कथन देखिए, व्हाइट टाउन के भीतर केवल अंग्रेज को ही रहने की अनुमति थी, डच और पुर्तगाल जैसे अन्य यूरोपीय ईसाई का प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था व्हाइट टाउन पे। गलत। व्हाइट टाउन तो पहले ही तुमको पता है अंग्रेज रहता है, लेकिन क्या ये लोग नहीं रहते थे? अब यहाँ देखें, असर क्योंकि यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगाल को भी व्हाइट टाउन वाले फोर्ट सेंट जॉर्ज के भीतर रहने की छूट थी। मतलब देखो, ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखना। व्हाइट टाउन में ये लोग भी रह सकता था क्योंकि ये लोग यूरोपीय ईसाई था ना, क्योंकि वहाँ पे रहने का क्या कारण था? आधार रंग। व्हाइट टाउन में रहने का क्या आधार था? रंग और धर्म। तो धर्म से तो यूरोप ईसाई है और रंग से गोरा है ये लोग, डच और पुर्तगाल। अधर्म से ईसाई है। हैं, कोई ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है देश का तो नहीं बोला था कि देश का कोई पैमाना है, देश का कोई पैमाना नहीं है। चौथा,
18वीं सदी के मध्य में पुराने ब्लैक टाउन को इसलिए ढाया गया ताकि किलों की सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए उसके चारों तरफ खुला मैदान किया जाए। बिल्कुल, जो वाइट टाउन था इसका मूल केंद्र कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास वाला। अब इसके चारों ओर जो ब्लैक टाउन था उस सबको हटाया गया ताकि इस पे कोई खतरा नहीं आ सके। तो ये बात सही है। अब यहाँ पे देखो, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि व्हाइट टाउन के भीतर रहने का निर्धारण केवल आर्थिक संपन्नता या कंपनी के उच्च प्रशासनिक पदों के आधार पर नहीं था। क्या था? दो आधार था। क्या था? एक तो आपका धार्मिक पहचान और दूसरा रंग। तो ये दोनों सही है। इसी कारण तो यहाँ पे डच आया, फ्रांसीसी आया, क्योंकि ये लोग क्या थे? यूरोपीय ईसाई थे, ठीक है, और गोरा भी थे। अब इसमें मिलान करना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये व्हाइट टाउन से संबंधित है। ये व्हाइट टाउन से संबंधित है। कहाँ जाएगा? पुराना ब्लैक टाउन, नया ब्लैक टाउन क्यों बनाया गया? नया ब्लैक टाउन, नया ब्लैक टाउन बनाया गया इसके लिए बुनकर, बिचौलिए, द्विभाषी जैसे आर्थिक रूप से भारतीय सहयोगी के लिए, जिससे सीधी कतार वाली रास्ता इनके लिए बनाया गया था। पुराना ब्लैक टाउन को क्या किया गया था? तोड़ दिया गया था। सुरक्षा कानून से इसको 18वीं सदी में पूरी तरीके से जमींदोज किया गया क्षेत्र। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज एक शहरी केंद्र हमको लग रहा है। इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए का 2 क्या है? ए का 2 है, बी का 3। ए का 2, ए का 2। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या है? ए का 2। दीवारों और बुर्जों से घिरी नस्लीय घेराबंदी जहां अंतर धार्मिक विवाह वर्जित। बिल्कुल व्हाइट टाउन का विशेषता है नस्लीय घेराबंदी। ये व्हाइट टाउन की ओर शो कर रहा है ना ये बात। बी का क्या है? 3। बी का 3 बिल्कुल जो पुराना ब्लैक टाउन था सुरक्षा कारणों से इसको तोड़ दिया गया। सी का क्या है? सी का क्या है? 4। न्यू ब्लैक टाउन किस लिए बनाया गया था? जो बुनकर, बिचौलिए, दुभाषी लोग हैं जो इकोनॉमिक रूप से उपयोगी भारतीय हैं सहयोगी, उसको बसाने के लिए। 4 का 1, मद्रास पट्टनम को शुरुआती दौर में पारंपरिक भारतीय वस्तु से पृथक साझी संस्कृतियों वाला एक शहर के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। अब ये वाला याद नहीं हमको, ये वाला याद रखना, ठीक है। चलिए, अब ये है, हम लोग बहुत करीब हैं। यहीं पे आ जाएगा आपको ये सिविल लाइंस कब बसाया गया? तो सिविल लाइंस 1857 के बाद सुरक्षा के लिए। किससे? देसी नेटिव से, ठीक है, याद कराए थे 1857 सिविल सेवा परीक्षा में बहुत पूछता। मद्रास के किलेबंदी के केंद्र में स्थित वह किला कौन था जिसके इर्द गिर्द व्हाइट टाउन था? पता है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639। 1798 में थॉमस और विलियम डेनिस ने चित्र को रेखांकित कर पुराने ब्लैक टाउन को ढाकर एक खुला मैदान क्यों तैयार किया? तो सेना गोलीबारी की सुविधा के लिए, साफ बनाने के लिए, ताकि गोलाबारी कर सके। मेन बात की सुरक्षा है। क्या है? सुरक्षा के उद्देश्य से, ताकि युद्ध या हमले की स्थिति में किला से गोलाबारी करने में सुविधा मिले, ठीक है। अब पता चला ये किला है, यहाँ भी किला है, तो यहाँ पे गोलाबारी दुश्मन यहाँ आते तो इसको मारने में दिक्कत होगा ना, ये इसी कारण। मद्रास में ब्लैक टाउन, व्हाइट टाउन की जगह क्या पूछ रहा है? ब्लैक टाउन के संदर्भ में बताना है। पुराना ब्लैक टाउन
फोर्ट सेंट जॉर्ज के दाहिने सिरे पे था। बिल्कुल, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इसका लेफ्ट साइड था पुराना ब्लैक टाउन। पुराने ब्लैक टाउन को ढहाने के बाद किले के दूर क्षितिज पर एक नया ब्लैक टाउन विकसित किया गया, बिल्कुल विकसित किया गया, जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले जो सहयोगी थे, आर्थिक करने वाले सहयोगी, जैसे कि किसको किसको बसाया गया, दुभाषी लोग को, बिचौलिया लोग को, इस सबको बसाया गया। अब यहाँ पे अब कुछ क्षेत्र दिया था मद्रास में, उसको बसाना है। चिंतरा दी पेंटी, ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? चिंतरा दी पेंट मुख्य रूप से डायर्स के लिए। आपको लगेगा पेंट है तो डायर्स के लिए या धोबी के लिए, नहीं, पेंट है तो पेंट बुनाई करके पेंट किए, ये वेवर्स के लिए है, बुनाई वाला क्षेत्र है। दुबास किसके लिए? दुबास जो है तो ये जो क्षेत्र था, इलाका वीवर्स के लिए था, पेंट बुनकर। दुभाष मतलब जो द्विभाषा बोल सके, द्विभाषा भारतीय थे जो एजेंट और व्यापारी के रूप में काम कर सके। ठीक है, जो द्विभाष क्या है, द्विभाषी शब्द है जो एजेंट और व्यापारी दोनों के रूप में काम कर सके और औपनिवेशिक अधिकारी और स्थानीय लोगों के बीच मध्यस्थता कर सके। नाम में ही छुपा हुआ है द्विभाषा, तो दो चीज़ का काम करे, एक एजेंट का, एक व्यापारी का, ताकि व्यापारी एक क्या है, एजेंट और अधिकारी के बीच में बात हो सके। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले लगभग सारे वेल्लार थे ही। बिल्कुल, वेल्लार मतलब अमीर कृषक, जिन्होंने इन नए मौक़ों को बढ़िया फ़ायदा उठाया। बिल्कुल अमीर किसान ही थे। तेलुगु कमिटी के समुदाय का एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था, जिसका शहर में अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था, और 18वीं सदी में गुजराती बैंकर भी यहीं मौजूद थे। लेकिन अनाज व्यापार पर नियंत्रण को माटी समुदाय का था। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, 18वीं सदी के मद्रास पे अनाज व्यवसाय पर पूरी तरीके से गुजराती बैंकर का नियंत्रण स्थापित हो गया। नहीं, अरे मद्रास लिया किससे था, ये भी याद है ना, तेलुगु समुदाय से लिया था, तो गुजराती बैंकर कहाँ से आ जाएगा, इसका होगा ना। ठीक है, अब बाकी जो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे गुजराती बैंकर भी मौजूद थे, लेकिन अनाज व्यापार पर कोमाटी समुदाय का नियंत्रण था। तेलुगु कोमाटी समुदाय इसका नियंत्रण था। इसी से तो मद्रास पट्टा पे भी लिया था अंग्रेज, है ना। देखो कैसे लिया है, अंग्रेजों ने 1639 में विजयनगर मद्रास को कैसे लिया, ये बताया जा रहा है। स्थानीय शासक नायक तर्मिला वकिंदर नायक से पट्टे पर लिया था और लेकर मद्रास को प्राप्त किया। इसे से फ्रांसीसी डे नामक ब्रिटिश अधिकारी ने हासिल किया था। किसने हासिल किया? फ्रांसीसी डे ने। समझौता और पट्टा, कंपनी का प्रतिनिधित्व फ्रांसीसी डे ने मछुआरे के एक छोटे से गांव मद्रास पट्टनम, जो चेन्नई हो गया, को स्थानीय शासक से व्यापारिक गतिविधियों के लिए पट्टे पर लिया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज को वहाँ पे बनाया। उस जमीन पर अंग्रेजों ने एक मजबूत किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसको बोला गया व्हाइट टाउन। दक्षिण भारत का मुख्यालय, यह किला और व्यापारिक केंद्र बाद में दक्षिण भारत और अंग्रेजों का मुख्य ताकत के रूप में उभर के आया। बिल्कुल, और आया जाए मेनली स्पेशली कैसे, तेलुगु, और पूछा जाए तो तेलुगु के कोमाटी समुदाय। अब यहाँ पर है ये सब, मद्रास के शहरीकरण और सामाजिक संरचना के विकास के संबंध में कौन सा कथन मिलान करें, मद्रास के शहरीकरण के बारे में। ठीक है, अब ये सब शब्द हैं, इसको मिलान करना है।
एक दो तीन बिल्कुल सही है। रोयमपुरम में ईसाई महल्ला था, मल्लाह रहा करते थे, जो नवाब के पास स्थित ट्रिपोलिकिन के बसने के लिए मुस्लिम आबादी का केंद्र बना। माइपुल ट्रिपोलिकिन में हिंदू केंद्र थे। चौथा गलत है। पेटाहा एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द इस्तेमाल गांव के लिए होता है। पूरम इस्तेमाल शब्द गांव के लिए होता है। रायपुरम किसके लिए था? रोयापुरम ईसाई मल्लाह, ठीक है। ये इसका इलाका था रोयापुरम। ऐसे भी तो राय जी एम्बोई समीकरण, ऐसे याद कर लो, एम्बोई समीकरण मुस्लिम यादव, तो राय ईसाई मल्लाह, ठीक है। ट्रैपोक्लिन नवाब के बस आने के बाद एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र। मायलपुर याद है ना, माइलापुर, माई किस में कहते हैं? हिंदू धार्मिक केंद्र, ऐसे याद करो। पेटा तमिल शब्द है जिसका अर्थ गांव होता था, नहीं, पेटा तमिल शब्द है जिसका अर्थ बस्ती होता था। पेटा का अर्थ क्या होता है? बस्ती। देखो, पेटा का अर्थ क्या होता है? बस्ती। गांव का अर्थ क्या होता है? पूरम। याद रहेगा, ये तो याद ही हो गया। रोयापुरम ईसाई मोहल्ला। त्रिपलिकीन नवाब के साथ मुस्लिम। ऐसे भी तो ट्रिपल तलाक किस में चलता है? ट्रिपल तलाक मुस्लिम में। राय जी किसके साथ? ईसाई। माई हिंदू। पेट में क्या जाता है? बस्ता, बस्ती। गांव में क्या है? पूरम। जैसे जैसे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, मद्रास के भौगोलिक और आवासीय परिदृश्य में क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया? यूरोपीय निवासी किले के बाहर जाने लगे और सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड पर गार्डन हाउसेस बनाने शुरू किए। अब ये 1908 में इंपीरियल गैजेटर के अनुसार मद्रास के यूरोपीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या थी? ये गैजेटर के अनुसार जो यूरोपीय क्षेत्र है उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इन आवास परिसर के बीच पार्क जैसी जगह बनी हुई थी जहाँ पे चावल की खेती भी कर सकते थे। बिल्कुल सही है कि यूरोपीय आवास परिसरों में बीच में लगभग पार्क जैसी थी। आवास है तो बीच में पार्क, यहाँ पे अपना चावल उगा सकता था। ये इलाके बहुत तंग गली ऐसा होगा, आराम से नहीं रहेगा। ये पूरी तरीके से व्यवसायिक केंद्र है जहाँ से आवासीय भवन नहीं था। गलत है कि आवासीय उद्देश्य से है तो आवासीय रहेगा ही, हरियाली के साथ बनाया गया। ये क्षेत्र से बहुत दूर रहेगा गांव में, नहीं ना। मद्रास शहरीकरण इस प्रकार क्यों हुआ कि वह एक सेमी अर्बन या देहाती शहर जैसा दिखने लगा? शहरीकरण के पास पास गांव या खेत शहर के भीतर भी आ गए। शहरीकरण के कारण आसपास के गांव और खेत भी शहर के भीतर आ गए, इसका ऐसा दिखाई पड़ा। औपनिवेशिक शहरों में आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत किन बातों से प्रेरित थी? तो भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन माध्यम के लोगों से शहरों को नियंत्रित करना। और 1756 में कलकत्ता में नया सुरक्षित किला बनाने की तत्काल आवश्यकता क्यों हुई? तब बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे हमला किया था। इसी कारण किला बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सिराजुद्दौला याद ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता शहर के निर्माण में 3 गांवों को मिलाकर सुल्तानाती कोलकाता यहाँ पे थे। औपनिवेशिक काल के दौरान जो टाउन प्लानिंग था, मॉडर्न टाउन प्लानिंग की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी था? वैचारिक दर्शन। टाउन प्लानिंग क्यों करना चाहते थे? वह भूमि उपयोग और भवन निर्माण का रेगुलेशन के जरिए शहरों के स्वरूप को परिभाषित करने और इसके माध्यम से स्थानीय आबादी की सामाजिक जीवन साधनों तथा शहरों की भौगोलिक बनावट पर प्रशासनिक नियंत्रण सोची समझी रणनीति थी। व्यावसायिक उद्योग को बढ़ावा देना, क्या ये होगा टाउन प्लानिंग? नहीं, ये नहीं था। पूरी तरीके से जन कल्याणकारी तो नहीं होगा। रक्षात्मक उद्देश्य के लिए कर रहे थे टाउन प्लानिंग।
नहीं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाउन प्लानिंग क्यों कर रहे थे? रेगुलेट करने के लिए। सख्त नियम, भवन निर्माण और भूमि उपयोग को किस तरीके से कौन सा लैंड करना है, उपयोग किस भूमि का, कैसे घर बनाना है, और एक सामाजिक जीवन, भौगोलिक बनावट पे पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये सब गलत क्यों है? भारतीय व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज अपने व्यापारिक और राजनीतिक हित के लिए कर रहे थे, इस कारण गलत है। ये गलत क्यों है? यद्यपि एक महत्वपूर्ण पहलू थी, जैसे कि किले का निर्माण, रक्षा वाला पॉइंट क्यों गलत है? लेकिन नगर नियोजन दायरा केवल गोदामों और रक्षा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे नागरिक की सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश थी। तो सामाजिक जीवन है उसको कंट्रोल करना था, तो याद रहेगा। अब है मद्रास का शहरीकरण और सामाजिक आर्थिक विभाजन। 1908 में इंपीरियल गैजेटर के विवरण में और मद्रास के शहरीकरण पैटर्न के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी, 1, 2, तीनों। मद्रास का विकास इस प्रकार हुआ कि घनी आबादी वाले जो ब्लैक टाउन और ट्रैपोलिन जैसे इलाके हैं, उसके विपरीत यूरोपीय आवास परिसर के पार्क, खुली और ग्रामीण खेत शामिल थे। बिल्कुल, ब्लैक टाउन और ट्रिपोलिन इलाका जो मुस्लिम इलाका था, उसके विपरीत जो यूरोपीय आवास परिसर थे, उसमें बताए थे ना, उसमें क्या था, बीच में पार्क था जहाँ पे चावल की खेती कर सकते थे। तो ये सही है। संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की जीवन शैली की नकल करते हुए परिवहन सुविधा की लागत वहन करने में सक्षम थे, जिसके कारण वे मुख्य शहर से दूर संपन्न इलाकों में बसने लगे। मतलब जो संपन्न भारतीय भी थे, वो अंग्रेजों की जीवन शैली की क्या करते हैं? नकल करते हैं। अंग्रेजों की जीवन शैली की क्या करते हैं? नकल करते हैं, और परिवहन सुविधा की लागत वहन करने में सक्षम थे, जिसके कारण वो मुख्य शहर से दूर उपनगरीय इलाका में बसने लगे। अभी भी नकल होता है ऐसा। तीसरा विषय है, मद्रास के इन अनोखे विस्तार के परिणाम स्वरूप एक घने और सुसंगठित महानगर के बजाय एक अर्ध ग्रामीण शहर या देहाती शहर जैसे दिखाई देने लगा। बिल्कुल बताया था कि जो मद्रास है, इसकी एक यूनिक विशेषता ये हुई कि आधा शहर आधा गांव जैसा दिखाई देने लगा, क्योंकि बहुत सारा जो गांव है वो शहर में आ गया। अब ये जो है बता रहा है, 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पे हमला करने और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विशाल किले का निर्माण के संबंध में कौन सा ऐतिहासिक रूप से सबसे सटीक और व्यापक विवरण है? तो बी। ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की जो संप्रभुता उसको लगातार चुनौती दे रही थी। वो न तो कस्टम ड्यूटी को चुका रहे थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार के शर्तों पर काम कर रहे थे। इन टकराव के कारण नवाब ने हमला किया, जिसके बाद कंपनी अपनी आत्मरक्षा के लिए नया फोर्ट बनाया। नहीं टैक्स दे रहा था, नहीं कुछ कर रहा था, इस कारण आत्मरक्षा के लिए नया बनाया। दूसरा, ये डी गलत क्यों है? क्योंकि व्यापारी और बुनकरों को हटाने के लिए गोविंदपुर की ज़मीन साफ करने का आदेश नवाब ने नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध जीतने के बाद दिया था। गोविंदपुर दिया था ना, को साफ करने का आदेश नवाब थोड़ी दिया था। मेन तो किला को लेकर हुआ था ना नवाब से पंगा, क्योंकि पाठ में फ्रांसीसी कर्ज का कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण कस्टम ये सब नहीं होगा। एक तो ये था, क्या हो रहा था यहाँ पे, मेन क्या चीज़ हो गया था, लड़ाई का जड़, कि उसके संप्रभुता को चुनौती दे रहा था और जो है शर्तों पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब कितना बड़ा है भगवान, प्लीज सफल कर देना। दूसरा तीसरा सही होगा इसमें। टाउन प्लानिंग के संदर्भ में विचार कीजिए। फोर्ट विलियम के चारों ओर विशाल खुला मैदान छोड़कर प्राथमिक उद्देश्य शहर का सौंदर्य बढ़ाना और सार्वजनिक पार्कों का निर्माण करना था। नहीं, सौंदर्य बढ़ाना नहीं था चारों ओर छोड़ के,
लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता के भारतीय आबादी वाले हिस्सों, भीड़ भाड़, गंदगी, जल निकासी खराब स्थिति को दूर करने के लिए नगर नियोजन की पहल की, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि दलदली जमीन अठाड़े हुए पानी से, ये तो पता ही है, 1870 के दशक में किया साफ सफाई। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली और लाल किले के नज़दीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्ले और किलों के बीच काफ़ी फासला बना दिया, जैसे कि कलकत्ता के सुरक्षा का पैटर्न एक पुनरावृत्ति हुई। बिल्कुल गैपिंग रखना जरूरी था। इस पूरे चैप्टर में देख रहे हैं कि जो अंग्रेज जहाँ पर रहते थे उससे कुछ दूर पे ही भारतीयों को बसाया जा रहा है, गैपिंग रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है? गैप। तुम बताए थे सौंदर्य का कोई कारण नहीं था आसपास के छोड़ना, मेन कारण होता है सैन्य और सुरक्षा कारण, सैन्य और सुरक्षा कारण। अब ये 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा कलकत्ता में किए गए टाउन प्लानिंग और नागरिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। जो कलकत्ता में टाउन प्लानिंग हुआ था ना, कौन कर रहा था टाउन प्लानिंग कलकत्ता में? वेलेस्ली। तो 1803 में याद है कलकत्ता मिनट लाया, जिसमें स्पष्ट किया कि निजी इमारतें और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण कोडिफाइड और मानक नियमों के अनुसार होना चाहिए। टाउन प्लानिंग लाया और भीड़ भाड़ ख़त्म किया। हम ये भी कल बताए थे कि 1803 में लाया था ये कलकत्ता मिनट्स। कैसे याद कराए थे? तो 3 मिनट फोकस करो, वेलेस्ली के बाद पे एग्ज़ाम में आ सकता है कलकत्ता मिनट्स कब लाया। फिर लॉटरी कमेटी भी लाया था, नगर नियोजन से ही संबंधित है, 17 पे खतरा लॉटरी, ऐसे याद कराए थे। आवश्यक धन जुटाने के लिए सरकार के संवेदनशील और संभ्रांत नागरिकों के बीच लॉटरी टिकट बेचती। ठीक है, नगर सुधारने इसका मेन उद्देश्य था लॉटरी कमेटी का। फिर तीसरा, नगर सुधार के स्वच्छता अभियान के तहत कलकत्ता ने के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से से झुग्गियों को साफ किया गया और मेहनत का गरीब को शहर से बाहर निकाल कर किनारे पर स्थानांतरित किया गया, ये भी सही है। फिर चौथा, 1817 में फैली 1896 में फ्लैग के प्रकोप के बाद ब्रिटिश सरकार ने चिकित्सा विज्ञान के सटीक इनपुट के आधार पर नगर नियोजन की अवधारणा को पूरी तरीके से बदल दिया, ये भी सही है। नहीं, 1 और 3 ही सही है। दूसरा चौथा गलत है। लॉटरी कमेटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसा की व्यवस्था तो होती, ये सही है, लेकिन यहाँ बोल रहा आम जनता के बीच लॉटरी बेची जाती थी, ना कि केवल संवेदनशाली और अमीर लोगों के बीच। हालांकि नगर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना सरकार के साथ साथ संवेदनशील नगरों की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पे जो लॉटरी बेचा जाता था आम जनता के बीच, मतलब बुड़बक बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम क्या होता है कि जो लॉटरी सिस्टम होता है इसमें आदमी को बुड़बक ही बनाया जाता है, इसी कारण आम जनता से ना बेचेगा लॉटरी, अमीर आदमी को तो तुरंत दे देगा। चौथा क्यों गलत है? चिकित्सा विज्ञान अभी भी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए सरकार द्वारा सटीक वैज्ञानिक चिकित्सक इनपुट कैसे मिल पाएगा? सटीक वैज्ञानिक तो अभी भी नहीं मिल पाता है, तो उस समय से इनपुट सटीक कैसे मिल पाएगा? ये भी गलत है। ठीक है, बताए थे ना लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता मिनट कब लाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता मिनट कब लाया? VVI या मोस्ट VVI हम बताए थे नगर नियोजन के लिए लाया था। तो 3 मिनट वेलेस्ली पे फोकस करो, ऐसे याद कराए थे, वेलेस्ली के बाद पे फोकस करो। फिर ये भी बताए थे प्लानिंग कमेटी कब लाया, टाउन प्लानिंग कमेटी, लॉटरी कमेटी। तो लॉटरी कमेटी का गठन किया टाउन प्लानिंग के लिए, धन जुटाने के लिए। किस धन जुटा रहा था ये? तो ये आम जनता के बीच बेच के, ताकि नज़र नियोजन हो सके। लॉटरी 17 पे खतरा, किसी का निकलता है किसी का नहीं निकलता है, और लॉटरी से ज़्यादा आम जनता ही खेलता है, ऐसे याद रखो। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में कलकत्ता के लॉटरी कमेटी के द्वारा किए गए मुख्य कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा काम शामिल नहीं था? लॉटरी समिति बहुत सारा काम किया, इसमें कौन सा नहीं शामिल था? नदी के किनारे से अवैध कब्जे को हटाना, शहरी हिंदुस्तानी आबादी भारतीय आबादी वाले हिस्सों को सड़क निर्माण करना, कलकत्ता का एक नया
नक्शा बनवाना ये भी शामिल था। नक्शा बनवाया। गरीब और मेहनत कश के लिए शहर के केंद्र में पक्के मकान, अरे यार ये लोग को निकाल के किनारा पे रख दिया था। लॉटरी कमेटी के अनुसार काम जो किया कौन कर रहा है? वेलेस्ली। अंग्रेजों के अनुसार कलकत्ता के स्थानीय समुदाय के लिए व्यावसायिक और सामाजिक विनियम का मुख्य केंद्र कौन था? जो सामाजिक जो रेगुलेशन होता है उसका मुख्य केंद्र कौन था? चितपुर रोड की तरफ जाने वाला रास्ते का बाजार। जो चितपुर रोड की तरफ जाने वाला रास्ते पे जो पड़ने वाला बाजार था ना, वही उनके सामाजिक नियम का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चितपुर रोड की तरफ जाने वाला बाजार। यहाँ देखो हुगली नदी घाट दिया हुआ, सैनिक नहीं चितपुर रोड, क्योंकि चितपुर पे क्या मिलेगा आपको पता है ना? चितपुर जो है यहीं पे गोविंद राम मंदिर भी बनाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। यही क्या है? व्यावसायिक और सामाजिक विनियम का केंद्र बन गया, ऐसे याद कर सकते हो। नवरत्न मंदिर बनाया था। कलकत्ता के नजदीक नियोजन की अवधारणा को और अधिक बल किस घटना या आशंका के कारण मिली? तो ये बीमारी का डर और भी मिलने लगा। अब तो नगर नियोजन करना ही पड़ेगा। विदेशी आक्रमण नहीं, एक से अधिक नहीं मार देना, रास्तों का विरोध, व्यापार घाटा नहीं। मेन तो यही डर था। इसका डर रखा तो आदमी कुछ भी कर देगा। फिर से उसके बाद है ये 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश सरकार के इस मुख्य कारण से कोलकाता को ओपन स्पेस छोड़ने और शहर को ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने पर जोर देने लगी, क्योंकि उनका डर था कि घनी आबादी, बंद जगहों, गंदगी के कारण बीमारियाँ फैलती है। मेन तो यही था। व्यापार भी नहीं था यहाँ पे, सैन्य सुरक्षा भी नहीं था, आक्रमण भी नहीं था, यहाँ पे तो बीमारी कारण था। कलकत्ता में नगर सुधार के लिए पैसा जुटाने के लिए गठित समिति का नाम लॉटरी कमेटी था 1817। इसका नाम लॉटरी कमेटी क्यों पड़ा? क्योंकि नगर सुधार के लिए, विकास के लिए पैसा की व्यवस्था आम जनता से की जाती थी लॉटरी बेचकर, इस कारण ऐसा किया गया। लॉटरी कमेटी का नाम लॉटरी कमेटी क्यों पड़ा वही पूछ रहा है। लॉटरी कमेटी द्वारा कलकत्ता के विकास के लिए उठाए गए कदमों में से कौन सा शामिल नहीं है? अब यहाँ से 1836 में ब्रिटिश सरकार ने किस आकांक्षा के कारण फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया? तो 36 से घास फूस से किसी को भी बार बार आग लगने के कारण, इसी कारण इसमें फूस में ऐसे फिल्म में देखते थे, तो 36 का आंकड़ा, इसको अवैध घोषित करो फूस से, घास फूस। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को किस रूप में पेश किया जाने लगा? तो ये बस्तियों को किस रूप में? गंदी झोपड़पट्टी, स्लम्स के रूप में। ब्रिटिश शासन ने स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सहारे किस विभाजन को बढ़ावा दिया? तो नस्लीय विभाजन को बढ़ावा दिया। बताए ना, जो स्वास्थ्य कर है वो वाइट टाउन, जो अस्वास्थ्य कर उसको ब्लैक टाउन, इसे नस्लीय विभाजन को बढ़ावा दिया। दिखाए गए चित्रों में लॉटरी कमेटी के सुधारों के बाद दिखाए गए चित्रों में लॉटरी कमेटी के सुधारों के बाद कलकत्ता के किस हिस्से को दर्शाया गया? तो यूरोपीय टाउन का एक भाग। लॉटरी कमेटी। तो यहाँ पे आपको ये हार्ड एमसीक्यूज को चुनना है। औपनिवेशिक भारत में टाउन प्लानिंग में बस्तियों के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में आपको सही चुनना है। 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश सरकार नगर नियोजन को सरकार और स्थानीय निवासियों की एक साझा जिम्मेदारी मानते थे, जिसमें फंडिंग को भी शामिल था। मतलब नगर नियोजन जो है ये तो सरकार भी करेगी और स्थानीय निवासी भी लोग करेंगे, इसके लिए फंडिंग भी होता था। कौन सही है? पहला गलत बता रहा है, पहला गलत बता रहा है। पाठ के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में जमाना बदल चुका था। 19वीं सेंचुरी के अंत में नगर नियोजन को सरकार और निवासियों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। बाद में वित्त पोषण के साथ नगर नियोजन के सारे आयाम सरकार ने अपने हाथ में ले ली। देख भाई कि जनता करे चाहे नहीं करे, लेकिन अब तो हमको टाउन प्लानिंग पूरा करना ही पड़ेगा। पहले तो जनता भी देखते थे, सिंधु सभ्यता में टाउन प्लानिंग करता था, लेकिन अब हमको करना ही पड़ेगा पूरा टाउन प्लानिंग।
फिर यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली ने जन स्वास्थ्य के सिद्धांत के आधार पर कलकत्ता में घनी आबादी वाले इलाकों से कामगारों की झोपड़ी को हटाने और ईंट की छत अनिवार्य करने के सख्त कानून लगा दिए। झोपड़ी को हटाने का तो बात बोला था 1836 में, 36 का आंकड़ा था घास फूसी, लेकिन ये जो है अब हमको पढ़ना पड़ेगा क्या है, ये भी गलत है। चलते 1870 में फूस की झोपड़ी को अवैध घोषित किया गया और ईंट की छत को अनिवार्य बनाया गया। लॉर्ड वेलेस्ली का समय इससे पहले काफ़ी था। वेलेस्ली ने सरकार की जिम्मेदारी को अलग तरीके से परिभाषित किया था, लेकिन 1836 का यह विशेष कानून उनके समय का नहीं है। ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन वेलेस्ली क्या लाया था, बस यहीं तक बोला था कि इसको हटाओ 1836 में। ये सब जो हो रहा है ना काम, जो कानून बन रहा है, ये बाद में बन रहा है, आफ्टर वेलेस्ली बन रहा है, आफ्टर वेलेस्ली बन रहा है। ठीक है। तीसरा, ब्रिटिश प्रशासनिक दस्तावेज के समय के साथ बस्ती शब्द के अर्थ में संकुचित कर दिया गया, जिसका मूल अर्थ मोहल्ला बदलकर गंदी झोपड़पट्टी हो गया। बस्ती का मतलब हो गया, अभी भी तो वही बोलते हैं, गंदी झोपड़पट्टी के रूप में बस्ती बोलते हैं कि बस्ती से आता है। स्वास्थ्यकर और स्वास्थ्यकर नए मानकर अप्रत्यक्ष रूप से नस्ल विभाजन को बढ़ावा दिया, जिसके तहत व्हाइट टोन ब्लैक टोन का कीमत बढ़ते है जिसे विकास किया गया। ये तो हुआ था व्हाइट टोन ब्लैक टोन, स्वास्थ्यकर अस्वास्थ्यकर। हमको इस पूरे में इस पर फोकस करना था, इस लाइन पे, कि अब पूरा जो फंडिंग है वो नगर नियोजन का केवल सरकार करेगी। ज़माना बदल चुका है, अभी भी तो सरकार करती है, और इस पर भी फोकस करना था कि ये लाइन जो है वेलेस्ली के समय का नहीं है, आफ्टर वेलेस्ली है। ठीक है। चलो, अंग्रेजों के अनुसार भव्य शहरों का निर्माण किस बात का प्रतीक था, तो शाही सत्ता का, ताकत का, शाही सत्ता का, ताकत का, वही धार्मिक उर्मिक केंद्र नहीं, एक से अधिक मार के नहीं आना, व्यापारी केंद्र भी नहीं, शाही सत्ता का। वापस औपनिवेशिक काल में मुंबई मूल रूप से कितने टापुओं से बना था, थाला फॉर एरेजन, इसी का ही तो लैंड रिक्लेमिनेशन हुआ था, मुंबई का ही तो 7 टापू को एक साथ ले आया था, लैंड रिक्लेमिनेशन हुआ था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का लगभग कितना आयात और निर्यात मुंबई से होता था, तो 1/4। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को किस महत्वपूर्ण वस्तु का निर्यात करती थी, तो चीन को अफीम देती थी, सबको पता है। 1861 में किस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की आपूर्ति बंद होगी, पता है ना, अमेरिकी गृह युद्ध हो गया था 1861 में। अब यहाँ पे आपको बताना है, औपनिवेशिक काल के दौरान बॉम्बे के नगरीय विकास और उसकी इकोनॉमिक गतिविधि थी, उसके संदर्भ में विचार कीजिए। शुरुआत में बॉम्बे को 7 टापुओं का इलाका था, जिनकी आबादी बढ़ने के साथ जमीन पैदा करने के लिए एक दूसरे को जोड़ा गया। बिल्कुल, सातों जो टापू था उसको एक साथ रख दिया गया, जिसको बोला गया लैंड रिक्लेमिनेशन। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा आयात और निर्यात अकेले बॉम्बे बंदरगाह से होता था। बिल्कुल 19वीं सेंचुरी के अंत तक 75% अकेले बॉम्बे से होता। अफीम के इस व्यापार में केवल ब्रिटिश कंपनी और विदेशी व्यापारी ही शामिल थे, जबकि भारतीय व्यापारी से पूरी तरीके से बाहर रखा गया था। बिल्कुल, अफीम पूरा खिला खिला के चाइनीज़ लोग का कौन कर दिया नीचे, अंग्रेज। फिर यहाँ पे नहीं, इसमें कहीं से अफीम उगाना है जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया। ठीक है। 1861 में पता है गृह युद्ध वाला हुआ था घटना, कपास आपूर्ति मांग खत्म हो गया। अब ये दोनों ये तो बता ही दिया। 1869 बताया ना, 69 पोज सुएज नहर खुल गया था, जिसके कारण बम्बई और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। 1869 सुएज नहर का खोला जाना याद रहेगा। ब्रिटिश काल के दौरान बम्बई में विकसित की गई स्थापत्य या आर्किटेक्चर किस स्टाइल पर आधारित थी, यूरोपीय शैली पे। एक चौरंगी महल बनाया था, याद है, चौरंगी
नदी किनारे अपना निजी महल बनाता था वो लोग, तो वो पांडल्य शैली पे था, पांडल्य शैली पे। ठीक है, तो इसमें एक ही होगा। बम्बई में सचिवालय, विद्यालय, हाई कोर्ट जैसी शानदार इमारत किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो नियो गोथिक शैली का, सार्वजनिक नहीं, नियो गोथिक। बताया था बम्बई यूनिवर्सिटी हॉल निर्माण के लिए किस अमीर पारसी व्यापारी ने पैसा दिया था? तो जहांगीर रेड्डीमनी ने बम्बई निर्माण के लिए यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पता है, लाइब्रेरी में पढ़ाई होता है। यहाँ पे एक राजबाई टावर का नाम था, इसका नाम बदल के क्या रखा गया था? प्रेमचंद रायचंद माँ के नाम पे राजबाई टावर का रखा गया। प्रेमचंद पढ़े लिखे थे तो सोचा गया, एक लेखक थे तो इन्हीं की माँ पे लाइब्रेरी का नाम रखा गया। राजबाई टावर का नाम प्रेमचंद रायचंद टावर। पहले नाम क्या था? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। घंटाघर का नाम क्लॉक टावर के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन जब प्रेमचंद रायचंद पैसा दिया तो इसका नाम बदल के रख दिया गया राजबाई टावर। राजबाई टावर। इसी तरीके से पता है गोविंद राम का नाम कहाँ पे आता है इस चैप्टर में? गोविंद राम का नाम तो ब्लैक पगोड़ा बनाने में, जो चितवन मंदिर है, चितवन मंदिर है जिसको नवरत्न मंदिर भी बोलते हैं, नवरत्न मंदिर। ठीक है। अंग्रेजों के अनुसार जो नियो गोथिक शैली बम्बई के लिए क्यों सबसे उपयुक्त या रास आती थी, नियो गोथिक शैली, तो उनका मानना था कि यूरोपीय शैली के कारण बम्बई एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी, मुंबई को आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। अंग्रेजों के अनुसार हो गया। न्यू गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन है? जो रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय भी है, अभी देखते हैं मुंबई में, तो विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस ये न्यू गोथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण है, विक्टोरिया टर्मिनस। बम्बई में औपनिवेशिक काल के दौरान उपयोग की गई न्यू गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उठी हुई छत, नौकेदार मेहराब और बारीकी साज सज्जा। उठी हुई छत, गुंबद उम्बद मीनार संगमरमर ये सब कहाँ से आएगा? लकड़ी छज्जे साठ सपाटी सब नहीं आएगा। ये मध्यकाल में उत्तर यूरोप में पैदा हुआ था ये न्यू गोथिक शैली। याद है ना बम्बई विश्वविद्यालय में, बम्बई विश्वविद्यालय का पैसा कौन दिया था? आपको तो पता ही है, ये दिए थे जहांगीर रेड्डमनी दिए थे। लेकिन इसका जो लाइब्रेरी था, जिसका नाम था घंटाघर, इसका नाम रख दिया गया राजबाई टावर। वो किसके नाम पर है? तो प्रेमचंद रायचंद के नाम पर रख दिया गया जब ये पैसा दिए। भारतीय व्यापारियों को नवगोथिक शैली क्यों पसंद आती थी? वो इसका निर्माण क्यों चाहते थे? अच्छा, नवगोथिक शैली उनको पसंद आ रही है क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वह गतिशील है और बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। इसी कारण तो एक जगह जहाँ पे जहांगीर रेड मनी पैसा दे रहे हैं, रेड मनी पैसा दे रहे हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए, दूसरी तरफ प्रेमचंद ये रामाबाई टावर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं जो बॉम्बे लाइब्रेरी थी यूनिवर्सिटी का, तीसरी तरफ ब्लैक पगोड़ा जो चितवन मंदिर थे जिसको नवरत्न मंदिर बोलते हैं, उसको बनाने के लिए गोविंद पैसा दे रहे हैं, गोविंद राम। ठीक है। मुंबई में न्यू गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन है? तो ये विक्टोरिया टर्मिनल्स, जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का स्टेशन और मुख्यालय है। गोथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण यही फिल्म में भी दिखाया गया था कि भूकंप आया था तो कैसे गिरा था। अब यहाँ पे विक्टोरियन टर्मिनस रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने डिज़ाइन तय किया है? तो स्टीवन हॉकिंस ने डिज़ाइन तय किया। ऐसे याद कर सकते हो, स्टीवन हॉकिंस। इंडो सार्सेनिक पता है, इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली के संदर्भ में सार्सेन शब्द का प्रयोग यूरोपीय लोग किसके लिए करते थे? तो सार्सेन मुसलमान के लिए, सारेसेन मुसलमान के लिए। ये इंडो हिंदू शब्द
1911 में राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए पारंपरिक गुजराती शैली किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण किया गया? जॉर्ज पंचम के लिए कौन सी इमारत निर्माण किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, याद है ना, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया। गौ से गुजरात, गौ से गुजरात शैली, गौ से गेटवे ऑफ इंडिया। गुजरात शैली में, ये न्यू गैथिक शैली में नहीं है। अगर आपसे पूछेगा क्या ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है न्यू गोथिक शैली में है क्या, आप बोलना नहीं। इसके अंदर बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे सचिवालय है, विक्टोरिया टर्मिनल है, बॉम्बे लाइब्रेरी है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया नहीं। अब यहाँ पर है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उद्योगपति द्वारा वास्तुकला का उपयोग और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में कथनों की समीक्षा की रही थी। उद्योगपति जमशेद टाटा जी ने इंडो सार्वजनिक शैली का उपयोग करते हुए बम्बई ताजमहल होटल का निर्माण किया। अच्छा, जमशेद जी टाटा ने नियो गॉथिक का निर्माण किया कि इंडो सार्वजनिक, तो बोलना इंडो सार्वजनिक शैली ताज होटल का निर्माण है। तब तो यहाँ पे ताजमहल तो पता ही है मुस्लिम से कुछ रिलेटेड होगा, ताजमहल होटल, ठीक है। फिर है यह इमारत न केवल भारतीय और आर्थिक व्यावसायिक उद्यमिता का प्रतीक था, बल्कि यह अंग्रेज के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लब और होटलों के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, बस आपको ये याद रखना है कि ताजमहल कौन शैली में था, इंडो सार्वजनिक, पता है ना, मुस्लिम शैली था ये, तभी तो नाम है ताजमहल होटल। फिर है बम्बई के ज़्यादा भारतीय इलाकों की जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से किस विशेष प्रकार की इमारत सामने आई? भीड़ भाड़ की वजह से क्या बनाने लगे वो लोग? चाल। अब कैसे याद करोगे? चाल, चाल एक बहुमंजिला इमारत था जो मुंबई में बनने लगा, तो चल अब बहुमंजिला इमारत बनाते हैं, चल अब बहुमंजिला इमारत बनाते हैं। इमारतों को उनके स्थापत्य आर्किटेक्चर से किस बात का पता चलता है? शान तौकत, सोच, नज़रिया, सौंदर्य, आदर्श का, ये सब चीज़ हो जाएगा सौंदर्य आदर्शों का। स्थापत्य शैली हम इतिहास के बारे में क्या समझाने में मदद करते हैं? उस समय का सौंदर्य, इमारत के बनाने में सोच, शासकों की ताकत। 19वीं सदी के आखिरी में बहुत सारे भारतीय यूरोपीय स्थापत्य शैली के संदर्भ में क्या रुख अपनाए? यूरोपीय स्थापत्य शैली में कुछ भारतीय ने यूरोपीय स्थापत्य शैली को आधुनिकता का प्रतीक अपनाकर, जबकि दूसरे ने देसी शैली को बचाने का प्रयास किया। इसी में आता है इंडो सार्वजनिक शैली में आपको जमशेद जी टाटा ने बनवाया ताज होटल, और इसी में आपको गेटवे ऑफ इंडिया बना गुजराती शैली में, ठीक है। चाल क्या था? चाल क्या था? चाल वास्तुकला। तो बम्बई में क्या था चाल? इसका निर्माण मुख्य रूप से यूरोपीय सिविल कैंटोनमेंट क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के आवास के लिए किया गया था। नहीं, ये गलत है। पहला, ये एक बहुमंजिला इमारत था जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाका में बनाया जा रहा था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बहुत कम जगह में अत्यधिक परिवार एक साथ रहने के कारण इन इमारतों के निवास के बीच मोहल्ले की पहचान सामाजिक एकजुटता की भावना हो गई। एक जगह में बहुत आदमी आ जाएगा तो एकजुटता नहीं हो जाएगा। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में निर्मित औपनिवेशिक इमारत उनकी स्थापत्य शैली केवल तात्कालिक सौंदर्य प्रचलित रुचियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि ये सब भी करती थी। अब ये स्टेटमेंट पढ़ लेना। पश्चिमी वास्तुकला के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया विभाजित थी, जहाँ एक वर्ग इसको, हाँ, जो पश्चिमी वास्तुकला थी इसमें भारतीयों का मत विभाजित थी ना, जहाँ एक लोग इसको आधुनिक का प्रगति मानता था, दूसरी ओर अपना देशी और क्षेत्रीय अभिरुचि और इसमें कुछ मिश्रित करके एक नया संस्कृति को जन्म दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 19वीं सदी के आखिरी आते आते क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचि पूरी तरीके से लोप हो गया और औपनिवेशिक आदर्श पूरी वास्तुकला पे हावी होगी। कहाँ हावी हुआ? अब ताज होटल तो देख रहे हो, कहाँ हावी हुआ? ये इंडो सार्वजनिक शैली का बना हुआ है, कहाँ खत्म हुआ? तो खत्म नहीं हुआ, दोनों चलते रहा।
भारतीय समाज यूरोपीय वास्तुकला को अपनी संस्कृति पहचान के लिए पूर्ण खतरे के रूप में देखा और ब्रिटिश सत्ता का विरोध के स्वरूप का बहिष्कार किया। कहाँ बहिष्कार किया? बॉम्बे स्टेशन, बॉम्बे लाइब्रेरी, बॉम्बे सचिवालय, ये सब न्यू गॉथिक शैली का तो बना हुआ है, इसको स्वागत तो किया। कुछ लोग मानते थे ना कि ये आधुनिकता का और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, अब ये जो डेट्स हैं इसको याद करना है। इसको याद करना है। बताइए, यूरोपीय व्यापारिक संस्कृति ने पंजी, पता थे ना, पंजा, पुत्र, 10, बस, तो 1510। ठीक है, फिर 1605 में क्या है? डच, मसूलीपट्टनम। 1673 में क्या है? फ्रांस, पौंडीचेरी। 1639 में क्या है? मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, व्हाइट टाउन, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। किस युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक प्लासी युद्ध? 1757, 23 जून 1757। ईस्ट इंडिया पता है 1773 में बना। सर एसिटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। रेलवे कब बना? 1853 में। कौन सा महत्वपूर्ण कानून 1793 में? कार्नवाली संहिता। पता है कलकत्ता नगर सुधार के लिए मिनट्स किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1803 में। बताए थे 3 मिनट बेलेजली के बाद पे फोकस दो, क्योंकि ये नगर नियोजन कर रहा है। बताए थे लॉटरी सिस्टम कब आया था? 1817 में लाया था वेलेस्ली। 17 पे खतरा, क्योंकि आम जनता को लॉटरी खेलने में खतरा भी हो सकता है। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद किस शहर को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया? दक्कन पे बम्बई। 18+ बम्बई 1818। 18+ होंगे तो बम्बई जाएंगे। बम्बई से थाने रेलवे लाइन 1853। बम्बई में पहली वीविंग और शिपिंग मिल की स्थापना कब हुई? क्रांति के समय हुई। किन 3 विश्वविद्यालय की स्थापना क्रांति के समय हुई? मुंबई, मद्रास, कोलकाता। किस दशक में नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया गया? थाला फॉर ए रीजन। 1870 के दशक में नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। थाला फॉर ए रीजन, नगर पालिका चुनाव में भाग लो। मद्रास हार्बर का निर्माण कब पूरा हुआ? मद्रास हार्बर का निर्माण जिस समय नियमित जनगणना होने लगा तो मद्रास हार्बर का निर्माण होने लगा। बम्बई में वाटसन होटल में पहली बार फिल्म कब प्रकाशित हुई? 96 में। 1817 में लॉटरी सिस्टम। 1896 में बम्बई में कौन सी बीमारी? प्लेग महामारी। प्लेग 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 होगा, ठीक है जानिए, प्लेग। 1853 में कलकत्ता समय में जब कलकत्ता में कांग्रेस थिएटर चला, याद है ना? कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी 1911। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने मिनट्स वर्ड्स कब लाया? 3 मिनट वेलेस्ली की बात पे फोकस दो। नगर नियोजन की बात कर रहा। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1853 में, कांग्रेस के समय। फिर से लॉटरी सिस्टम कब लाया? 17 पे खतरा, आम जनता के लिए लॉटरी 17 पे खतरा के समान है। फिर है कब झाग के फांस को अवैध घोषित कर दिया? 36 का आंकड़ा लिया वेलेस्ली, तो झाग की फांस से 36 का आंकड़ा है, 1836। और एक चीज़ था, अब ये भी एक डेट है, सर्वे ऑफ इंडिया जिसको भारत सर्वेक्षण बोला जाता है, इसका गठन कब किया गया था? तो 1878 में। किस लिए किया गया था? ताकि ब्रिटिश शाही जरूरतों और सटीक वैज्ञानिक औजार और सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास के साथ मैपिंग किया जा सके। कैसे याद रखेंगे इसको? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अब अच्छा से जनगणना नक्शा का काम करेंगे। ठीक है, प्रेस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब ये है देखो, 1799 में इस बार पूछा था मेंस में नगरीकरण से कि पूरा का मतलब अर्थ क्या है, काला का अर्थ क्या है, खुर्दा का अर्थ क्या है, खेरा का अर्थ क्या है, और ये बीटीएस बुक में दिया हुआ है। देखो क्या है, तब इसको बताते हैं और सभी बता दे रहे। पूरा उसको उस जगह को बोलते हैं, जैसे ब्रह्मपुरा, यह उस जगह को बताता है जहाँ पहले कोई आवास था।
तो नहीं लगता ब्रह्मपुरा में जहाँ पहले कुछ था, लेकिन उसके आसपास देखोगे तो मुख्य आवास उसके आसपास चारों ओर पाया जाता है। काला कब लगता है? तो बड़ी बस्ती का वर्णन करने के लिए और गांव के नाम के अंत में जोड़ा जाता है। तो कैसे याद रखोगे? तो बड़ी बस्ती में अपना काला दिखाओ। खुर्दा कब लगता है? खुर्दा तो छोटी बस्ती का नाम बताने के लिए। कैसे याद करोगे कि छोटी बस्ती में खुदरा नहीं है एक भी रुपया। खेरा कब लगता है? तो छोटी कॉलोनी के साथ गांव की ऊंची जमीन को बताने के लिए। गांव की ऊंची जमीन पे खड़ा हूँ तो खेरा। गंज कब लगता है? तो छोटा बाजार जहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम खाए थे, याद है, बाजारी टाइप का था। गढ़ कब लगता है? जैसे बिहार शरीफ के गढ़ पे है, मतलब गांव का कोई ऊंचा जगह हो तो गढ़ या खेरा ऊंचा जगह को बताता है, ऊंची जमीन को। पूर्व मुजफ्फरपुर जैसे प्राचीन राजाओं द्वारा बसाया गया शहर, लेकिन बात जैसे अहमदाबाद तो ये मुस्लिम शासकों द्वारा बसाया गया शहर हुआ। अब आइए, पूरा कब लगता है? पूरा कब लगता है? तब बताए थे कि जैसे ब्रह्मपुरा, यहाँ पे पहले कोई आवास था और उसके आसपास चारों ओर मुख्य शहर है। काला कब लगता है? तो बड़ी बस्ती में काला दिखाने का काम करता है लोग। खुर्दा तो छोटी बस्ती में खुदरा नहीं है। खेरा कब लगता है? तो छोटी कॉलोनियाँ ऊंचे ज़मीन पे खड़ा हूँ। तो चारों सही है मिला। और एक चीज़ बता दें, इसी बुक में दिया हुआ था आज, पूरम। पूरम किसके लिए प्रयोग होता है? तो गांव के लिए। पूरम सब गांव के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ समाप्त।